वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, हमने हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था एटॉमिक मास, और इसका थोड़ा बहुत पार्ट हो भी चुका था। अब एटॉमिक मास कैसे मेज़र किया जाता था, तो हमने देखा कि वी चूज द रिलेटिव पाथ टू मेजर द एटॉमिक मासेस। रिलेटिव का मतलब भी आपको समझ में आ गया। जब हम किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए किसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम मेज़र करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड होती है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? रिलेटिव मेजरमेंट बोला जाता है। जैसे कि अपने हॉल की दीवार है, उस दीवार की लेंथ मुझे मेज़र करनी है, तो मैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे मीटर स्केल की जरूरत पड़ेगी या फुट पट्टी की जरूरत पड़ेगी, और वो फुट पट्टी भी यहाँ वहाँ बनी नहीं रहेगी, वो हमें ISI मार्क वाली चाहिए, जिस पर हमें भरोसा है, जिस पर पूरी दुनिया को भरोसा है। तो मीटर स्केल जो है उस पर ISI का मार्क रहता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उसे सैंक्शन किया है, अथॉरिटी दी है, प्रमाणित किया है, और उस मीटर स्केल का इस्तेमाल करके हम दीवार की लेंथ नापते हैं। समझो मीटर स्केल की तुलना में दीवार 10 गुना बड़ी है। मीटर स्केल 1 मीटर की होती है और दीवार उस मीटर स्केल की तुलना में 10 गुना लंबी है। इसका मतलब दीवार की लंबाई कितनी है? 10 गुना ज़्यादा है मीटर स्केल से, 10 गुना ज़्यादा है 1 मीटर से, मतलब वो कितनी हो गई? 10 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ वॉल इज 10 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड। अगर कल जाके तुम हुकुम शाह बन गए अपने दुनिया के और बोल दिया कि मीटर स्केल बहुत लंबी है भाई, ये पेन जो है इस पेन को ही कल से 1 मीटर कहना, हुकुम शाह बन गए आप। अब आपकी सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, बराबर है। तो आपने कहा कि मीटर स्केल बहुत लंबी हो गई, तो आप क्या करो? इस पेन की लेंथ को 1 मीटर कहो, और सारी दुनिया ने आपका कहना मान लिया। अब मैं इस पेन को लेके दीवार की लेंथ में मेजर करता हूं और वो 60 टाइम ज़्यादा मिलती है, तो अब मैं उसे क्या कहूँगा? 60 मीटर कहूँगा, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड बदल गया। अब आपने फरमान निकाला कि इस लेंथ को 1 मीटर कहना चाहिए, और जो नहीं मानेगा उसका कत्ल कर दो। अब सब लोगों ने इसे 1 मीटर कहा है, माना है। अब आपके राज्य में इसी को ही 1 मीटर माना जा रहा है, तो इसके तुलना में जो 60 गुना लंबा है उसे क्या बोला जाएगा? 60 मीटर। मतलब दीवार की लेंथ कितनी है किसी को पता नहीं है, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड के तुलना में 60 गुना लंबी है, तो हम उसे 60 मीटर कहेंगे। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन स्टैंडर्ड्स बदलते हैं, तो फिर ये परिणाम भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। और इसी की वजह से सारी दुनिया ने फिर एक ही मेजरमेंट सिस्टम अपनाई, ताकि फिर कंफ्यूजन ना रहे। तो जब हम किसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते हैं तो उसे बोला जाता है रिलेटिव मेजरमेंट। मतलब व्हाट एवर द मेजरमेंट इज, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड। तो जैसे हमने दीवार की लेंथ मेजर की, वो 60 आ गई, इस पेन के तुलना में वो 60 गुना लंबी है, तो हमने उसे कहा 60 मीटर, क्योंकि पेन की लेंथ को हमने 1 मीटर समझा है, माना है, इसलिए, बराबर है। तो इस तरह से इस पेन के तुलना में वो 60 गुना लंबी है, इसलिए वो 60 मीटर, या मीटर स्केल के तुलना में वो 10 गुना लंबी है, तो क्या है? वो 10 मीटर, बराबर है ना। तो हमारा स्टैंडर्ड जो है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? उसका मेजरमेंट करते हैं। चलो, हमारे क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं और उनका वेट मेजर करना है, और वेट मेजर करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वेइंग स्टोन नहीं है, खाली सिर्फ क्या है? वेइंग पैन है। हमारे पास सिर्फ वेइंग पैन है, वेइंग स्टोन बिल्कुल भी नहीं है, भूल गए हम, और दूर दूर तक नहीं मिल रहे। अब वेट तो मेजर करना है, अब क्या करें? अब क्या करेंगे? हम कैसे मेजर करेंगे? फिर भी हमें वेट मेजर ही करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो हम हमारे क्लास में के सबसे दुबले पतले बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, दुबले पतले बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे और उसका वेट फिक्स कर देंगे कि उसका वेट कितना है भाई? n kg है। n इज एनी नंबर, उसका वेट कितना है? n kg है। तो हमने हमारे क्लास के बच्चों का वेट मेजर करना है और उसी दिन वो सबमिट करना है, और हमारे पास सिर्फ खाली पैन है, कोई वेइंग स्टोन्स नहीं है, वेट्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक पर्याय है, हम रिलेटिव वेट मेजरमेंट करेंगे। कैसे? तो हमारे क्लास में के सबसे छोटे बच्चे का, जिसका वेट सबसे कम होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड है और इसका वेट कितना है? n kg है। अब उस बच्चे के तुलना में किसी का वेट दुगना होगा, तो हम उसका वेट कितना कहेंगे? 2n kg। मतलब जो दूसरा बच्चा है जिसका वेट इसके तुलना में दुगना है, तो उसका वेट कितना आएगा? 2n kg। बट ये 2n kg क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो जो दुबला पतला बच्चा हमने सिलेक्ट किया था, उस दुबले पतले बच्चे के तुलना में इसका वेट दुगना है, तो इसका वेट कितना है? 2n kg। तो वेट ऑफ दिस स्टूडेंट इज रिलेटिव टू दिस, इसके तुलना में दुगना है, इसलिए 2n।
अगर समझो इस बच्चे के तुलना में किसी का वेट 1.5 गुना ज़्यादा है तो उसका वेट कितना होगा 1.5 टाइम्स n kg। तो ये जो वेट्स आ रहे हैं ये वेट्स एब्सोल्यूट वेट नहीं है, एक्यूरेट वेट्स नहीं है, ये रिलेटिव वेट्स हैं। इसके तुलना में इसको स्टैंडर्ड मानकर हमने ये वेट्स मेजर किए हैं। तो जब ऐसा मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। तो ऐसी रिलेटिव मेजरमेंट हम करना चाहते हैं एटॉमिक मासेस की। क्यों भाई, जरूरत क्यों है रिलेटिव मेजरमेंट करने की? जिस वक्त केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, केमिस्ट्री अपने परचम पर थी, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी केमिस्ट्री, तब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में पीछे थे, हमारे पास डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और इसलिए हमें वेट मेजरमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। केजी में वेट मेजर करना, ग्राम में वेट मेजर करना हमारे लिए फिर बहुत डिफिकल्ट था उस ज़माने में। आज तो हम कितना भी स्मॉल वेट रहा तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो स्मॉल से स्मॉल वेट मेजर कर सके, इसलिए हमें ग्राम में या केजी में एटम्स मॉलिक्यूल का वेट मेजर करना सही नहीं लगा, इनकन्वीनियंट लग रहा था। इसलिए हमने एटॉमिक मासेस मेजर करने के लिए भी क्या चूज किया, रिलेटिव मास को यूज करना शुरू किया। और रिलेटिव मास मेजर करने के लिए जाहिर है हमें कोई तो भी स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बच्चों को मास मेजर करने के लिए किसी तो भी एक छोटे बच्चे को स्टैंडर्ड पकड़ लिया था, उसका मास मन से फिक्स कर दिया था, ठोक दिया था n kg। फिर उसके तुलना में कोई 1.5 गुना हैवी है तो उसका 1.5 n मास होगा, किसी का मास 3 गुना हैवी होगा तो उसका मास 3 n होगा। मतलब हमने रिलेटिव मासेस मेजर किए विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करना है तो हमें कोई तो भी स्टैंडर्ड चाहिए था और वो स्टैंडर्ड हमने सिलेक्ट किया, किसे, कार्बन के C12 आइसोटोप को। भाई C12 आइसोटोप को ही क्यों, कार्बन 13 भी तो है, कार्बन 14 भी तो है, लेकिन याद रहे C13 and C14 आर हाईली रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड दे रेडिली गेट डिसइंटीग्रेटेड, दे रेडिली गेट डिस्ट्रॉयड इनटू अनदर एटम्स। उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, वो अपने आप खत्म होते हैं मतलब अपने आप किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन C612 जो है वो स्टेबल है, रेडियो एक्टिव नहीं है, वो दूसरे किसी एलिमेंट में कन्वर्ट भी नहीं होता। इसलिए हमने स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन को चूज किया अपना एटॉमिक मास मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड। अब C612 इस आइसोटोप को हमने एज अवर स्टैंडर्ड पकड़ लिया। अब इसका मास कितना है, ग्राम में और केजी में मेजर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एटम है, सिंगल एटम है। एटम का मास ग्राम में या केजी में मेजर करना हमारे लिए उस वक्त, उस जमाने की बात कर रहे हैं हम, इम्पॉसिबल ही था। ऐसा बोले तो भी चलेगा, बराबर है। जैसे कि शिवाजी महाराज के काल में अगर किसी ने बोला होता कि भाई बाजी प्रभु देशपांडे वहाँ पे पावनखिंडी में फाइट कर रहे हैं और आपको उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं हम, तो सारे लोग हंसते हैं कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, पावनखिंड कहाँ पे है, विशालगढ़ कहाँ पे है, पन्नाड़गढ़ कहाँ पे है, फिर वो लाइव कैसे दिखेगा, शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे को लड़ते लड़ते कैसे देखेंगे। सब हंसते लोग कि ये मूर्ख आदमी है, कुछ भी बकता है। लेकिन आज के तारीख में लाइव मैच हम देखते हैं, पॉसिबल हुआ है वो टीवी के थ्रू। उस वक्त टीवी नहीं था, टीवी होने की पॉसिबिलिटी मतलब अगर हम बताते तो लोग हमें पागल समझते थे, लेकिन आज टीवी है, आज हम देख सकते हैं। कुछ साल पहले हवा में उड़ने को पागलपन कहा जाता था, आज हम कॉमनली उड़ते हैं जहाज में बैठकर, बराबर है, एरोप्लेन में बैठकर। मतलब उस जमाने में जो इम्पॉसिबल लग रहा था इस जमाने में वो पॉसिबल हो गया। वैसे उस जमाने में एटम का मास केजी में या ग्राम में मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। अब इसीलिए हमने चूज किया था टू मेजर एटॉमिक मासेस इन रिलेटिव फॉर्म, रिलेटिव फॉर्म में। तो रिलेटिव फॉर्म के लिए सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया था, लेकिन उसे भी नकार दिया हमने। ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, वो तो बेचारे की जान ऐसी ही चली गई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था ऑक्सीजन में, हमारी टेक्निक ही गलत थी। फिर कार्बन को सिलेक्ट किया गया, कार्बन का मास आर्बिटरीली अपने मन से ठोक दिया गया, कितना, 12। अब 12 क्यों ठोक दिया गया, इसका मतलब मन से ही फिक्स कर दी इसकी वैल्यू 12 क्यों, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है इसलिए। तो कार्बन का मास कितना है किसी को पता नहीं था, किसी ने मेजर करके देखा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन उसके अंदर है, इसलिए आर्बिटरीली उसका मास कितना फिक्स किया था, 12 फिक्स किया था। अब उन्होंने कार्बन के साथ बाकी के एलिमेंट के एटम को कंपेयर किया मास के लिए, और फिर उसका मास कितने गुना ज़्यादा आ रहा है, कितने गुना कम आ रहा है, ये कंपैरिजन करके फिर हमने एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में एग्जांपल दिया था, हीलियम का एक एटम
1/3 टाइम्स एज हेवी एज मास ऑफ कार्बन मिला था। अब व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम एटम? तो मास ऑफ हीलियम एटम एंड मास ऑफ कार्बन एटम, इनके जब मैंने रेशो लिया तो कितना आया? 1/3। तो मुझे दिखाई दिया कि मास ऑफ हीलियम इज 1/3 द मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम कितना आर्बिट्ररीली फिक्स किया था? 12, और इसलिए 1/3 इंटू 12 कितना आता है? 4। इस तरह से हीलियम का मास 4 आया था। तो ये 4 जो मास है हीलियम का, इट इज द मास ऑफ हीलियम विथ रिस्पेक्ट टू C12। कार्बन का 12 था, उसका 1/3 4 आता है, इसलिए हीलियम का मास कितना है? 4 है। अगर हम दूसरा कोई स्टैंडर्ड लेते तो हीलियम का मास भी क्या आता? अलग आता। समझ में? अब कार्बन का मास 12 लिया, लेकिन प्रॉब्लम ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम क्या था? कि उनको मालूम था कि आगे आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये हर बार बोलता हूँ आपको, मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ाकू नहीं है, वो डाइवर्टेड है। अब हमारे वक्त मोबाइल नहीं थे, हम खेलने कूदने में बिजी थे, हमें वो अच्छा लगता था, हमने पढ़ाई छोड़कर खेलना कूदना पसंद किया। अब आपके पास मोबाइल है, टीवी है, वीडियो गेम है, क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टेशन है, आप उस पर टाइम पास करते हो पढ़ाई छोड़कर। तो आप हमारे जैसी है, सिर्फ आपका तरीका अलग है। तो उनको मालूम था कि आगे आने वाले बच्चे पढ़ाई करने वाले नहीं हैं, उनका मैथ्स वीक रहने वाला है, तो फिर उन्होंने ही वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। अब अगर किसी एटम का मास का मैं कंपैरिजन करता हूं कार्बन एटम के साथ, समझो एम एटम कोई तो भी एक एटम है, और उसके मास को मैंने मास ऑफ कार्बन एटम के साथ कंपेयर किया, और कंपेयर करके मैंने ये कंपैरिजन देखा तो कितना है? 0.789723। अब ऐसी कंपैरिजन आई तो व्हाट इज द मास ऑफ दैट एटम? अब डायरेक्टली मुझे मास ऑफ एटम नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब मास ऑफ कार्बन इनटू ये कंपैरिजन वाला नंबर करना पड़ेगा। अब ये नंबर भी देखो कितना स्मॉल है, तो 12 इंटू 0.789723। अब कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा बर्बाद होता था, कैलकुलेटर भी उस वक्त नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे। अब क्या करेगा वो आदमी? अब उसने कहा तो साला मास का एटम निकाल रहे हैं हम, और इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही हेवी है। अब आसानी से कैसे मास निकलेगा? हाइड्रोजन का मास फ्रैक्शनल था 1.008, कंपैरिजन भी फ्रैक्शनल आती थी, मास ऑफ हाइड्रोजन भी फ्रैक्शनल, ये नंबर भी फ्रैक्शनल। जब दोनों नंबर फ्रैक्शनल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसकट जाता है? डिफिकल्ट जाता है, बराबर है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हमारा टाइम कंज्यूम हुआ तो हमारे जान पे आता है। हमें कैसे चाहिए? इजी मेथड्स चाहिए। तो ये हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया एज अ स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या था? फ्रैक्शनल, और ये भी कभी कभी फ्रैक्शनल आता था, तो फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट। फिर हमने ऑक्सीजन को लिया था, ऑक्सीजन एटम का मास हमने 12 लिया था, क्योंकि उसमें 16 लिया था, क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का मास 16 था, लेकिन ये कंपैरिजन फ्रैक्शनल आती थी, तो 16 इंटू फ्रैक्शनल नंबर, ये भी डिफिकल्टी कैलकुलेशन है, इसलिए हमने ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया। फिर कार्बन को लिया, लेकिन कार्बन को लेने के बाद भी प्रॉब्लम ने पीछा नहीं छोड़ा। मास ऑफ कार्बन होल नंबर है, लेकिन एक कंपैरिजन तो कभी भी फ्रैक्शनल आ सकती थी। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा वही तो प्रॉब्लम कार्बन के साथ आ रहा था। फिर हमने ऑक्सीजन को नकारा क्यों? कार्बन को सिलेक्ट क्यों किया? अब उनके दिमाग में नहीं आया ये कि ऑक्सीजन का भी 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन लेते तो चल सकता था, लेकिन किसी का दिमाग में उस वक्त वो आइडिया नहीं आई, इसलिए ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया एज अ स्टैंडर्ड। फिर कार्बन को पकड़ा, कार्बन को कंसीडर करने के बाद वही प्रॉब्लम परस्यू हुआ। मास ऑफ कार्बन तो होल नंबर है, लेकिन भाई उसकी कंपैरिजन क्या आ सकती है? फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल इनटू होल नंबर, अगेन तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट जा रहा है। अब करें क्या? तो क्या हम स्टैंडर्ड को बदलते ही रहेंगे? नहीं, कुछ तो भी और करना पड़ेगा। तो किसी के दिमाग में आया कि क्यों ना हम 12 के साथ कंपेयर करने के जगह पे 1/12 ऑफ 12 के साथ कंपेयर करेंगे, 1/12 ऑफ 12 यानी 1 के साथ कंपेयर करेंगे, और 1 के तुलना में कोई 100 गुना हैवी है तो उसका मास कितना? 100। डायरेक्ट कंपैरिजन जो आ रही है मास की, ये जो मासेस का रेशो जो आ रहा है वो रेशो ही क्या होगा? उस एलिमेंट का मास, क्योंकि मास ऑफ ये जो स्टैंडर्ड पकड़ रहे हैं, हम क्या पकड़ रहे हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मतलब 1/12 ऑफ 12 कितना आएगा? 1। तो 1 के तुलना में कोई 100 गुना हैवी आता है तो उसका मास कितना होगा? 100। 1/12 ऑफ 12 मतलब 1 के तुलना में कोई 2 गुना हैवी आता है तो उसका मास 2, कोई 2.5 गुना हैवी आता है उसका मास 2.5, कोई 0.33 टाइम्स हैवी आता है तो उसका मास 0.33। मतलब कैलकुलेशन करने का समय बच गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है अब कितना आ रहा है? 1।
तो ये आइडिया हमें कार्बन के वक्त सूझ गई और ध्यान में आ गई, इसलिए कार्बन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया और उसे कंटिन्यू कर दिया। अगर ये आइडिया हमें ऑक्सीजन के साथ आती तो हम क्या करते, 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन करते, अगेन 1 के साथ ही कंपेयर हो जाता, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होता था। लेकिन ये आइडिया उस वक्त किसी के ध्यान में नहीं आई, कार्बन के वक्त ध्यान में आई, इसलिए आज हम किसी भी एटम का मास मेजर करते विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो 1 के तुलना में कोई कितना गुना हैवी है, कितना गुना लाइटर है, ये अगर हमें रेशो मिल गया तो हमें क्या मिल जाता है, उस एटम का मास मिल जाता है। इसीलिए हमने डेफिनेशन की थी पिछले लेक्चर में एटॉमिक मास की। अब देखो मैं एटॉमिक मास ही बोल रहा हूं, एक्चुअली मैंने क्या बोलना चाहिए था, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि रिलेटिवली मेजर कर रहे हैं। लेंथ भी तो हमेशा रिलेटिवली मेजर की जाती है, जो हर बार रिलेटिवली ही मेजर किया जाता है तो उसके सामने रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, सूरज हमेशा ईस्ट में ही उगता है, राइज होता है, तो सन राइजेस इन ईस्ट बोलने में कोई मतलब नहीं है, सन राइजेस इतना भी बोल दिया तो काम बन जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि वो पूरब में ही उगता है। इसलिए सन राइजेस इन ईस्ट ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि फिर सवाल अलग अलग खड़े होते हैं, तो फिर कल कहाँ उगा था, बराबर ना, तो ये प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए हम सन राइजेस बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, राइजेस इन द ईस्ट ये बोलना गलत है। वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास सारे मासेस ही रिलेटिव है, तो रिलेटिव शब्द लगाया नहीं लगाया कोई फर्क नहीं गिरेगा, इसलिए हम रिलेटिव शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सारे रिलेटिव मासेस है। इसलिए जब भी कभी मैं एटॉमिक मास कहूंगा तो आपको मन ही मन में समझना पड़ेगा क्या है वो रिलेटिव। हमारा भी मास रिलेटिव है, विथ रिस्पेक्ट टू वेइंग स्टोन होता है, वेट्स होता है, इसलिए सब मेजरमेंट रिलेटिव होती है, तो एटम का मास भी क्या है, रिलेटिव है। तो एटॉमिक मास ऑफ एटम हमने कैसे डिफाइन किया, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C13 C14 को हमने कंसीडर नहीं किया एज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किसे कंसीडर किया हमने, C12 को। देखो क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, कुछ भंटल बच्चे होते हैं, लड़कियां भी होती है, सिर्फ लड़के भंटल होते हैं ऐसा नहीं, लड़कियां भी बदमाश होती है, मिच्युअस होती है। तो टीचर किसे कैप्टन चुनती है, किसी को भी टीचर कैप्टन नहीं चुनती, बदमाश बच्चों को कैप्टन नहीं बनाती, क्योंकि वो खुद भी पर मस्ती करेगा और सारे बच्चों को भी मस्ती करने के लिए प्रवृत्त करेगा। तो मैडम इतने सारे बच्चे, इतनी सारी लड़कियां हैं क्लास में, लेकिन किसी को भी एज अ कैप्टन नहीं चुनती, मॉनिटर नहीं चुनती। किसे चुनती है मॉनिटर, ऐसे बच्चों को जो आज्ञाकारी है, ऐसे बच्चों को जो पढ़ाकू है, ऐसे बच्चों को जो हर बात सुनता है, बराबर है ना, सबको नहीं चुनती। वैसे हमने स्टैंडर्ड भी हर किसी को नहीं चुना, हमने स्टैंडर्ड किसको चुना, कार्बन को, और वो भी कार्बन के 12 को स्टैंडर्ड नहीं लिया, हमने 1/12 ऑफ 12 को स्टैंडर्ड लिया। मतलब एक्चुअली हमने किसको स्टैंडर्ड लिया, 1 को, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी 1/12 ऑफ 12 कितना आता है, 1। मतलब इस रेशो में ये डिनोमिनेटर कंपल्सरीली बनाएगा, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम, बराबर है। अब किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास 50 आया, इसका मतलब क्या है भाई, किसी का एटॉमिक मास 50 आया, इसका मतलब उसका मीनिंग क्या है, तो किसी का अगर मास 50 आता है तो इसका मतलब है दैट एटम इज 50 टाइम्स एज हेवी एज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज 1/12 ऑफ 12, दैट इज 1। मतलब 1 के तुलना में वो कितना है, 50 गुना हेवी है, तो फिर उसका मास कितना होगा, 50, बराबर है ना। तो हमारा स्टैंडर्ड 12 नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड है 1/12 ऑफ 12, दैट इज 1/12 ऑफ 12 का मतलब है 1, बराबर है। तो आज जब भी हम किसी का मास मेजर करते, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसको हम कंपेयर करते किसके साथ, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम के साथ, मतलब 1/12 ऑफ 12 के साथ, मतलब किसके साथ कंपेयर करते हैं, 1 के साथ। 1 के तुलना में कोई 50 गुना हैवी मिला, मतलब उसका मास 50। 1 के तुलना में कोई 100 गुना हैवी मिला, मतलब उसका मास 100। 1 के तुलना में कोई 25 गुना हैवी मिला, मतलब उसका मास 25। 1 के तुलना में कोई 4.5 गुना हैवी मिला, मतलब उसका मास कितना, 4.5। अब यहाँ पे हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये जो रेशो है, ये रेशो ही एटम का मास बयां कर रहा है,
बराबर है। ये रेशो ही हमें मास दे रहा है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर का फिर कैलकुलेशन करो, ये नौबत हमारे ऊपर नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। बराबर है। बस आपको कंपैरिजन करनी है, मतलब रेशो लेना है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज मास ऑफ एटम टू 1। ये रेशो निकालना है, ये कंपैरिजन करना है। और ये आंकड़ा अगर 50 आता है, 25 आता है, 30 आता है, तो इस नंबर का एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? That atom is this much time as heavy as 1/12 of 12, that is this atom is this much time as heavy as 1। तो इस तरह से एटॉमिक मासेस को रिलेटिव ढंग में मेजर किया गया। अब हम ये फार्मूला पढ़ के ही डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास बता देते हैं। क्या है एटॉमिक मास की डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। डू यू गॉट इट बच्चों? क्यों 1/12 ऑफ 12 लिया है, समझ में आया? 12 लेता तो फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती, तकलीफ जाती, टाइम लगता, इसलिए हमने 1/12 ऑफ 12 ले लिया, मतलब 1 ले लिया। 1 ले लिया तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें आगे कैलकुलेशन करने नहीं पड़ रहे, जो भी रेशो आ रहा है वो डायरेक्टली हमें क्या दे रहा है? एटम का मास। तो एटॉमिक मास इज अ नंबर एंड दैट नंबर गिव्स अस आइडिया दैट हाउ मेनी टाइम्स दैट एटम इज एज हेवी एज 1/12 ऑफ mass of one carbon atom, that is as heavy as 1, 50 times as heavy as 1, 25 times as heavy as 1। तो इसलिए हमें एटॉमिक मासेस इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव ढंग से, इसे बोला जाता है रिलेटिव मेजरमेंट। अब हाथ ही हाथ हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी देख लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास को भी उसी ढंग से मेजर करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा? मास ऑफ वन एटम के जगह पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमारे सामने आ जाएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट की जगह पे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कंपाउंड। तो what is molecular mass? The ratio of mass of one molecule of compound to the 1/12 of mass of one carbon atom। जैसे कि वाटर का मास आप सभी को मालूम है, वाटर का मास 18 है। वाटर का मास कितना है? 18, मतलब वो 18 गुना हेवी है किससे? वाटर इज 18 टाइम्स as heavy as 1/12 of 12, that is 1। तो 1 के तुलना में वाटर का मास 18 गुना हेवी आया, मतलब वाटर का मास कितना है? 18 है। तो इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। बराबर है। तो मॉलिक्यूलर मास है एटॉमिक मास, नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स क्या बयां करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स दैट एटम और मॉलिक्यूल इज हेवी एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ऐसे मासेस को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मासेस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सारे मासेस रिलेटिव होते हैं, इसलिए हर बार रिलेटिव 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 बोलने की जरूरत नहीं है, जबान के टुकड़े पड़ जाएंगे, इसलिए हम बार बार वही शब्द दोहराते नहीं है। तो सिंपली एटॉमिक मास बोला तो भी वो रिलेटिव है ही, मॉलिक्यूलर मास बोला तो रिलेटिव उसमें है ही, बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आई? सेम है एग्जैक्टली एटॉमिक मास ऑफ एटम के जैसे। तो एक बार वापस से देख लो क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब आपको पूछा जाएगा कि कार्बन को ही क्यों चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड? तो कार्बन नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है, अबंडेंटली मिलता है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कार्बन के 3 आइसोटोप है, लेकिन उसमें C612 जो है बहुत भयानक स्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए सस्ता गिरेगा और स्टेबल भी है उसका आइसोटोप C612। बराबर है। और दूसरा, सारे लाइफ का ये बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग यूनिट है, जैसे सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ ऐसा बोलते हैं। तो हमारे जो भी लिविंग बींग्स है उनमें कार्बन होता ही है, तो इसलिए हमने कार्बन को चूज किया। एक तो लार्ज अबंडेंस में मिलता है, दूसरा वो हाईली स्टेबल है, तीसरा वो हमारे लिविंग बींग्स का क्या है? मेन घटक है, मेन कंपोनेंट्स है। बराबर है। इसलिए हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया था, लेकिन उसमें भी हम मास ऑफ कार्बन को स्टैंडर्ड नहीं लेते, हम किसको स्टैंडर्ड लेते हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन को, मतलब एक्चुअली किसको? 1 को।
तो जब भी कभी आपको बोला जाएगा कि किसी का मास 500 है, इसका मतलब आपने क्या अनुमान लगाना है, दैट कंपाउंड इज 500 टाइम्स एज हेवी एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन ॲटम. समजलं. आता कोणाचे तुम्हाला मॉलिक्युलर मास असो की ॲटॉमिक मास असो माहीत पडलं तर तुम्हाला काय माहीत पडते, तो किती पट भारी आहे कोणापेक्षा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम पेक्षा. तो इस तरह से जो हम मासेस मेजर करते हैं उन्हें रिलेटिव मासेस बोला जाता है. इससे बोला जाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और इससे पहले हमने देखा था रिलेटिव एटॉमिक मास. कल हम एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस देखेंगे. अब कैलकुलेशन करते वक्त हमें एटॉमिक मासेस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए. विदाउट नोइंग द एटॉमिक मासेस वी कैन नॉट गो फर्दर. और इसलिए कल हम कुछ एटम के मासेस देखेंगे, वो लर्न भी करके लेंगे. नोट्स आपको मिल चुकी होगी, सर ने कल ही आपको शायद भेजी है, बराबर है. तो ये मासेस हम ध्यान में रखेंगे तो फिर हमें मॉलिक्यूलर मासेस भी आसानी से कैलकुलेट करते आएंगे. अब मॉलिक्यूलर मासेस आपको समझ में आए तो मोल कंसेप्ट भी आसानी से समझ में आएगा. बच्चों देखो, जो टॉपिक हार्ड है मैं उसे ताकत से लूँगा, उसको मैं उतना टाइम दूंगा. लेकिन जो टॉपिक जो है वो आसान है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर है. लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग सीरियसली वीडियो नहीं देखते, बराबर है ना. तो इसलिए आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि यही 2 साल अपने ज़िंदगी के मेहनत करनी पड़ती है. आप देखो समाज में जिन्होंने 11वीं 12वीं में अच्छी मेहनत की है, अच्छे मार्क्स लाए, वो अच्छे कॉलेज में गए, और एक बार अच्छी जगह जाने के बाद आदमी का सब कुछ अच्छा ही होता है. अच्छा कॉलेज मिलेगा तो टैलेंटेड स्टूडेंट के आसपास रहेंगे हम, और जहाँ पे हम रहते हैं वैसा हम बन जाते हैं. टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो टैलेंटेड बनोगे, और सारे सुधे कॉलेज में सारे सुधे बच्चे आएंगे, उनके साथ रह के आप भी वैसे बेकार बन जाएंगे. इसलिए ये 2 साल जिंदगी के बहुत अहम है. ये 2 साल अपनी कीमत परखो और ताकत से मेहनत करो. टाइम चेंज, वक्त बदलने के लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ टाइम देना पड़ता है. ये 2 साल मेहनत करो, आपके आगे की सारी ज़िंदगी रिलैक्स रहेगी. उस वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.